तो जो पहले सीट में जो बैठ जाते हैं वो कभी सीट को छोड़ते नहीं। एक किस्म से यूएन भी ऐसा ही है, हाँ, कि जो बैठ गए, हाँ, जो बैठ गए उनको लगता है कि हमारा हमारा हक है। राष्ट्र यानी यूएन में बदलाव का होना अब समय की मांग है, जिस पर समय समय पर चर्चाएं होती आई है। लेकिन भारत यूएनएससी में बदलाव के लिए दुनिया के हर मंच पर एक के बाद एक बड़ा बयान दे रहा। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बदलावों की मांग भारत लंबे वक्त से कर रहा है। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलावों की बात तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन कोई भी इस बदलाव को स्वीकारने और इसकी तरफ कदम बढ़ाने के लिए तैयार नजर नहीं आता। रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाए जाने को लेकर बार बार अपना समर्थन भी देता आया है। कि सऊदी अरेबिया ने हिंदुस्तान का जो केस है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एशिया की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं सिवाय चाइना के, और इंडिया बरहक है कि उसको ये जगह दी जाए, ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक वो कामयाबी है हिंदुस्तान की। नोट की है कि दुनिया के जितने मेजर डायलॉग्स हैं वहाँ पे पाकिस्तान एब्सेंट है। डेवोस में पुराना पाकिस्तान को बुलाया जाता है, पाकिस्तान वहाँ पे जाता है, लेकिन व्हाट कैन वी कंट्रीब्यूट एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, नॉर्मली मेरी नज़र में पाकिस्तान के मीडिया के लोग, हुकूमत के लोग तो अब फॉरेन ट्रिप्स ढूंढ रहे होते हैं। इसमें मोहम्मद बिन सलमान का जो ये बयान है कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान को भी सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर के तौर पे जगह दी जाए, ये सबसे पहले तो हिंदुस्तानियों के लिए एक मुबारकबाद है कि उनकी जो हुकूमत है, उनकी जो रियासत है, उनके जो लोग हैं, उनकी अरब वर्ल्ड के दुनिया में भी अब जो साख्त है वो मानी जा रही है। और बिल्कुल मुनासिब बात है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन जहाँ होती है वहाँ पे और किस्म के दरवाजे भी खुल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है हिंदुस्तान के लिए। और मैं समझता हूँ कि जो सिक्योरिटी काउंसिल आज तक रही है उसने बेशक कई जंगों को रोका है, लेकिन कई जगह पे नाकाम भी हो गए हैं कि एशियन लोगों को अपने लिए आगे बढ़ने के लिए कोऑपरेट करना पड़ेगा। और ये इंडिया पाकिस्तान की जो एक रुकावट बनी हुई है, लार्जली बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट, वो भी जिस दिन ख़त्म होगी तो ये इलाका और तरक्की करेगा और यहाँ पे और बेहतर हालात पैदा होंगे। लेकिन मिडल ईस्ट के अंदर हिंदुस्तान की जो प्रेजेंस है वो मानी गई है। कुछ लोग कह रहे हैं जी कैसे हो सकता है अरब मुल्कों में मंदिर बने और मूर्तियाँ हैं। भाई वाई नॉट, किस दुनिया में रहते हो यार, दिस इज़ 21st सेंचुरी। मुसलमान आए यूरोप के अंदर, वहाँ पे कोई मस्जिद नहीं थी सिवाय एक वो यूके में हुआ करती थी या फ्रांस में एक दफ़ा उन्होंने बना दी थी। वहाँ पे अब मस्जिदें बन गई हैं, तो वहाँ पे नहीं ये शोर मच सकता कि दिस इज़ अ क्रिश्चियन कंट्री, वाई शुड बी लेट मुस्लिम्स हैव मॉस्क हेयर। तो तब शोर मचाना शुरू कर देंगे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इस्लामोफोबिया, रिलीजियस फ्रीडम। हाँ जी, तो इतने लाखों हिंदुस्तानी ये अरब मुल्कों में काम करते हैं, तो उनके लिए क्या उनका मंदिर, उनकी जो तरीका है वर्शिप का, मूर्ति हैं, उसमें क्या है? क्या हम जाके वो संगे अस्वद को नहीं चूमते? हाँ जी, तो इजंट दैट अ स्टोन एज वेल? ये तो एक सिंबल है। कोई मूर्ति बना के पूजता है, कोई कहता है कि अल्लाह का कोई वजूद ही नहीं है। बट इन बोथ केसेस तो ये एक बिलीफ है ना, देयर इज़ नो प्रूफ कि गॉड है, अगर है तो किस फॉर्म में है। तो हर बंदा अपने तरीके से समझने की कोशिश करता है, और किसी एक का तरीका दूसरे से बेहतर नहीं है। तो जो मानने वाले हैं, ईमान मानने वाले हैं, वो हिंदुओं को उनका हक दें और मुसलमानों को ये जो हक है उनको भी एंजॉय करें, क्रिश्चियंस, जूस। ये दुनिया जो है ये मिलजुल के अब रहने के लिए एक जगह बन गई है। मजहबों की और आइडियोलॉजीज़ के झगड़े के बजाय अपना गुर्बत, बीमारी और इल्म, एजुकेशन, इसकी तरफ आएँ आप सब मिलके। ये दकियानूसी ख्यालात और बेहुदा
ये जो बातें होती हैं कि जी एक हदीस के अंदर लिखा गया है कि यूं आएगा वो आएगा, यार खाने को पाकिस्तान में है नहीं, नौकरियां हैं नहीं, लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, और पढ़े लिखे लोग इतनी इररिस्पॉन्सिबल बातें करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन मेरा काम है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल पब्लिक इंटेलेक्चुअल मैं वो बात करूं जिसमें मैं समझता हूं कि बेसिकली ये एक फेयरनेस का क्वेश्चन है कि व्हाई इज नॉट इंडिया इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, व्हाई इज नॉट ब्राज़ील फॉर एग्जांपल इंक्लूडेड येट। अभी तक ये मोनोपोली, ये उनकी सेकंड वर्ल्ड वॉर की विक्टोरियस पावर्स, और उसमें एक इन्होंने चाइना डाल दिया था। अब चाइना का भी इनको हमेशा लगता है कि यार मे बी द चाइनीज डिडंट डिजर्व टू बी देयर, हम यूरोपियंस ही सारी दुनिया को चलाते रहे। तो मेरा एशियन लोगों से और अफ्रीकन लोगों से एक अपना भी है कि यार इट्स टाइम दैट वी लर्न टू कोऑपरेट। बहुत हो गया बाहर से इन्वॉल्वमेंट, मैनिपुलेशन। यहाँ अमन की बात की, वहाँ जाके वो हथियार बेच दिए। अब ये इस साल का जो थीम है वहाँ पे, और मैं पाकिस्तान पे भी आता हूँ कि पाकिस्तान क्यों इस सारी गेम से बाहर है। इस साल 2024 का जो थीम है, ये क्या करते हैं कि ये साल के शुरू में कर लेते हैं, जैसे अभी इन्होंने कर लिया, ठीक है जी। इस साल का जो थीम है वो है चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट, ठीक है जी। सो यानी कि पहला कॉन्फ्लिक्ट से शुरू किया, फिर कंटेस्ट से शुरू किया, फिर कोऑपरेट एंड क्रिएट, इट मींस इनोवेशन एंड ऑल दैट। अब ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, पूरी दुनिया से हज़ारों लोग आ रहे हैं, हज़ारों लोग इकट्ठे होंगे इस जगह पे। और ये आप इमेजिन करें, मैं तो समझता हूँ कि जिन टॉपिक्स पे ये बातें कर रहे हैं वो टॉपिक्स तो पाकिस्तान के किसी मेन स्ट्रीम में आपको नज़र में भी आएंगे। एक डिस्कशन होगी, डिफरेंट सारी बातें, उसमें लोग होंगे। देन पीस एंड प्लानट के हवाले से, इन्वेस्ट एंड इनोवेट, वो कह रहे हैं इंडिया अपने मौक़िफ़ देना चाहता है कि पीस विद द प्लानट, कि प्लानट के साथ, अमन के साथ रहें। सो रशिया को भी स्नब कर रहे हैं, अमेरिकन को भी, सबको भी। इन्वेस्ट एंड इनोवेट मीन्स कि आइंदा आने वाली जो सोसाइटीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट करें और इनोवेशन करें जितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर सारी बात है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वॉर एंड पीस, आर्मर्स एंड एसिमेट्रीज। इसका मतलब ये है कि जंग जो है वो जंग और अमन की बात होगी, वेपनरी की बात होगी, और जो कमियां हैं, एसिमेट्री कहाँ कहाँ, मसाइल कहाँ कहाँ पे हैं, उसके ऊपर भी बात होगी। देन डीकोलोनाइजिंग मल्टीलैटरलिज्म, ठीक है जी। इंस्टीट्यूशंस एंड इंक्लूजन, मतलब कि मल्टीलैटरलिज्म को कैसे डीकोलोनाइज करना है। ये देखें, ये बड़े इंपॉर्टेंट नैरेटिव्स हैं। आई हैव नॉट हर्ड दीज नैरेटिव्स इन पाकिस्तान। इट मींस कि हम मल्टीलैटरलिज्म को के ऊपर तो हम तो बात भी नहीं करना चाहते। वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस। हम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड जो इंस्टीट्यूशनल ऑपरेटर्स है उसके बीच में घुसना चाहते हैं। उसकी एक ही वजह ये है कि बिकॉज हमें पता है कि हम अगर उसमें नहीं घुसते तो हम तो बिल्कुल ही साइड पे हो जाएंगे। सो डीकोलोनाइजिंग मल्टीलैटरलिज्म, इंस्टीट्यूशंस एंड इंक्लूजन्स, कह रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड करो। दिस इज़ व्हाट वो ये कह रहे हैं। और ये जो ये G7 को आपने कंट्रोल किया हुआ है, और ये जो आपने G20 को कंट्रोल किया है, इसमें और लोगों को भी एंट्री करो, बैरियर्स नीचे करो। दिस इज़ व्हाट बेसिकली इंडिया इज सेइंग। फिर देन पोस्ट 2030 एजेंडा, वो कह रहे हैं 2030 के बाद एजेंडा क्या है, पीपल एंड प्रोग्रेस, कैसे लोगों ने प्रोग्रेस करनी है। ये तो एक 2030 तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब 2030 तक पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, 2029 तक तो भाई वो हैं, ठीक है जनाब। किस्मत की देवी और जो ताकत और पावर की देवी है वो नरेंद्र मोदी अपनी हथेली पे लिखवा के आए हैं। ये बात माननी पड़ेगी। 30 साल तक एग्जेक्टिव का रोल अदा करना, पहले 15 साल सूबे में, स्टेट में, फिर 15 साल सेंटर में। देन जो छठा पॉइंट है वो डिस्कस कर रहे हैं, वो डिफेंडिंग डेमोक्रेसी, सोसाइटी एंड सॉवरेनिटी। ये वो 5-6 टॉपिक हैं, ये 6 थीमेटिक प्रिंसिपल्स हैं। जो लार्ज प्रिंसिपल था वो ये था चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट। और अगले जो 6 हैं वो ये इन चीज़ों पे वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि आइंदा क्या होगा। और ये जो आप देखें, इसमें आप इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2500, मैंने आपको कहा ना 2500 पार्टिसिपेंट्स,